बहुत समय पहले एक गांव में कविता अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। कुछ समय पहले कविता के पिता रामनाथ का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। इसके बाद से ही कविता ने अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। कविता की बड़ी बेटी सोनम बहुत ही होशियार और होनहार लड़की थी। उसने खुद से ही सिलाई का काम सीखा था और वो बहुत ही अच्छे लहंगे भी सिल लिया करती थी। गाँव के सभी लोग उससे लहंगा सिलवाने और कपड़े सिलवाने आया करते थे। वहीं कविता की छोटी बेटी पूनम स्कूल जाया करती थी और वो अभी 5वीं कक्षा में थी। एक दिन कविता पर्स बेचने के लिए घर से निकलती है। थोड़ी दूर जाते ही उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है। सोनम बेटा, आज मुझे मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। क्या हुआ माँ आपको? बताइए, मैं अभी आपके लिए दवा लाकर देती हूँ। कुछ नहीं बेटा, मुझे थोड़ा बहुत सर में दर्द है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारा सिलाई का काम नहीं आया क्या? तुम काम नहीं कर रही हो क्या? माँ, आज तो मुझे बहुत काम है। मुझे रूबी भाभी की शादी के लिए अच्छा सा लहंगा सिलना है, वो भी 2 दिन में तैयार करना है। जाओ बेटा, तुम फिर अपना काम करो, मैं अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद कविता आराम करने के लिए चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे अचानक से उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। ये सब देखकर सोनम और पूनम घबरा जाती है। दीदी, मम्मी को क्या हो गया है? मम्मी की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? और इतनी सारी उल्टियाँ मम्मी को क्यों हो रही है? अरे पूनम, कुछ नहीं हुआ है मम्मी को। मम्मी अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हम मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो जल्दी चलो। और फिर पूनम और सोनम अपनी माँ कविता को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर आकर सोनम को बताती है, सोनम बेटा, तुम्हारी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है और दूसरी किडनी भी खराब होने वाली है। तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी उनकी जान बच पाएगी। पर उसके ऑपरेशन के लिए तुम्हें 50,000 रूपए लेकर आने होंगे, तभी हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। अरे मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं है। सोनम बेटा, अगर तुम्हें अपनी मम्मी को बचाना है तो तुम्हें पैसे लाने ही पड़ेंगे। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद सोनम और पूनम अपने चाचा के घर चले जाते हैं। उनसे जाकर मदद मांगते हैं। चाचा जी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर मैम बोल रही है कि उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 लगेंगे। अब ये पैसे हम कहाँ से लाएं? आप हमारी मदद कर दीजिए ना, हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे। यही समय है इन लोगों को बेवकूफ बनाने का। हाँ ठीक है, चलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवा देता हूँ। तुम अपने घर के कागज मेरे को दे दो, मैं तुम्हारा घर गिरवी रख देता हूँ। चाचा जी के ये बोलने के बाद सोनम और पूनम बिना कुछ सोचे समझे अपने चाचा जी को अपने घर के कागज दे देती है। और उनके चाचा जी बहुत ही तेज और चालाक इंसान थे। वो उनके घर को बेचकर कविता का ऑपरेशन करवा देते हैं और बाकी बचे हुए पैसे खुद रख लेते हैं। चाचा जी, अब मम्मी ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। कविता का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, वो ठीक हो जाती है। तो वो देखती है कि घर में तो अब कोई और रहता है। ये देखकर वो सोनम से बोलती है, सोनम बेटा, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस घर में तो कोई और रह रहा है। क्या तुमने मुझे बचाने के लिए ये घर तो नहीं बेच दिया है? माँ, ये बात तो मुझे पता नहीं। चाचा जी ने तो ये बोला था कि वो ये घर को गिरवी रख कर पैसे लेकर आ रहे हैं और पैसे वापस करने के बाद वो हमारे कागज वापस दे देंगे। सोनम बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे चाचा जी बहुत ही तेज और चालाक इंसान है। तुमने एक बार भी मुझसे उनके बारे में क्यों नहीं पूछा? मुझे नहीं लगता कि ये घर हमें वापस मिल पाएगा। और हमारे इस घर का सामान कहाँ गया? माँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर का सामान कहाँ है। हमें चाचा जी के घर चलना चाहिए, वही हमें सब कुछ बताएंगे। ऐसा बोलने के बाद कविता अपने दोनों बेटियों पूनम और सोनम के साथ उसके चाचा जी के घर चली जाती है। भाई साहब, हमारे घर के कागज कहाँ है और हमारे घर पर कोई और क्यों रह रहा है? अरे कविता बहन, तुम्हें सोनम ने नहीं बताया कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने नया घर बेच दिया? सोनम और पूनम मेरे पास रोते हुए आई थी कि मेरी माँ की जान बचा लो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारा घर बेचकर तुम्हारी जान बचाई। तुम मुझे शुक्रिया बोलने के बजाय तुम मुझ पर ही सवाल उठा रही हो। पर चाचा जी, हमारे घर का सामान कहाँ पर है? वो सब सामान तो मेरे घर पर है, तुम ना ये सारा सामान ले जाओ। चाचा जी की बात सुनकर कविता बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और वो अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर अपनी दोनों बच्चियों के साथ जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते जाते उसे एक लकड़ी का घर दिखाई पड़ता है और वो आराम के लिए उस घर के अंदर चली जाती है। क्या अब मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? मुझे तो पढ़ लिख कर दीदी का एक बुटीक खोलना था। दीदी ने घर चलाने के लिए स्कूल भी छोड़ दिया और घर पर पढ़ लिख नहीं पाई।
मैंने तो ये सोच रखा था कि मैं पढ़ लिख कर दीदी के इस हुनर को और भी आगे ले जाऊंगी, पर अब हम क्या करें माँ, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे। इतना बोलने के बाद पूनम जोर जोर से रोने लगती है। रो मत पूनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम पहले की तरह स्कूल जा पाओगी। अब हम यहीं पर रहेंगे, माँ और मैं मिलकर दोनों मेहनत करेंगे, फिर तुम दोबारा से स्कूल जा पाओगी। इतना बोलने के बाद सोनम नदी से पानी लेने के लिए जाने लगती है। सोनम नदी से पानी लेकर आ ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उस नदी में से जादुई गाउन और लहंगे निकल रहे हैं। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और मन ही मन बोलने लगती है, अरे ये लहंगे कहाँ से आ गए हैं? मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई नदी है। सुना तो था कि कोई जादुई नदी होती है, पर आज तो सचमुच मैंने अपनी आंखों से देख लिया। सोनम मन ही मन इतना सोच रही होती है, तभी उस नदी से एक आवाज आती है, बेटा तुम सही सोच रही हो, ये एक जादुई नदी है। यह नदी सिर्फ अच्छे और नेक लोगों को दिखाई देता है जो ईमानदार हैं। तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की हो। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें ये जितने भी जादुई लहंगे और गाउन दिख रहे हैं, तुम इन सभी को ले जाकर बाजार में बेचकर अपना घर का खर्चा चला सकती हो, परंतु तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये नदी तुम्हें तब तक ही दिखाई देगी जब तक तुम ईमानदार और नेक दिल रहोगी। धन्यवाद नदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ईमानदार रहूंगी। इतना बोलने के बाद सोनम वो जादुई लहंगा और गाउन को लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को सभी कहानी बताती है। ये सब सुनने के बाद कविता और पूनम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों माँ बेटी मिलकर फिर बाजार में लहंगा बेचने के लिए चले जाते हैं। लहंगा ले लो, लहंगा ले लो, सुनहरे रंग बिरंगी लहंगा ले लो, ये सूती मखमली कपड़े के लहंगे ले लो। इस क्वालिटी के लहंगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आइए लहंगा ले लीजिए, लहंगा ले लीजिए। ऐसे ही सोनम और कविता दोनों मिलकर लहंगे बेचने के लिए रोजाना जाया करते और उनके सारे लहंगे और गाउन बिक जाया करते और फिर से पूनम स्कूल जाने लग जाती है। अब उनके घर की स्थिति भी पहले से काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और फिर कविता और सोनम दोनों मिलकर एक बुटीक चलाने लगते हैं। उनकी बुटीक का काफी ज्यादा नाम होता है और उनके बुटीक में हीरो हीरोइंस भी अपने कपड़े बनवाने के लिए आने लगते हैं। सोनम गरीब और अनाथ लोगों को अपनी बुटीक में काम करने के लिए रख लेती है और उनको सिलाई का काम भी सिखाती है और अब वो नदी से मदद लेना बंद कर देती है। खुद के पैरों पर खड़ी हो जाती है। वो गरीब और अनाथ लोगों के लिए अनाथालय एवं स्कूल भी खोलती है और अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।